क्या चीन को पता था नेपाल में तबाही मचाने वाले तिब्बत ग्लेशियर बर्स्ट के बारे में? क्या चीन को सैटेलाइट से कोई चेतावनी मिली थी? क्या चीन ने वक्त रहते नेपाल को तबाही का अंदेशा नहीं होने दिया? ऐसे कई सवाल हैं जो नेपाल में आई बाढ़ और त्रासदी की बात से उठ रहे हैं। और अब तो नेपाल ने भी चीन से आधिकारिक आंकड़े मांग लिए हैं सैटेलाइट के बारे में, ऐसी खबरें आ रही हैं। मगर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी सबको समझना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि नेपाल में फिलवक्त क्या हालात हैं। बहुत बुरे हैं। अचानक आई इस बाढ़ में अब तक 273 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं, तलाश जारी है। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग बताए जा रहे लापता, बाकी तिब्बत में। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय भी हैं। इसी बीच नेपाल में रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। नेपाली सेना ने रसुआ के टिमुरे से आज सुबह 116 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय हैं। इधर भारत की तरफ से राहत सामग्री की दूसरी खेप नेपाल रवाना कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के विमानों से भेजी जा रही इस खेप में करीब 37.5 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नेपाल में आई बाढ़ को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और काठमांडू व बीजिंग में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षा और उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए तुरंत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटरों और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर बाढ़ के बाद के सारे प्रयास जारी हैं, मगर इस वीडियो में हम ज्यादा बात करेंगे बाढ़ से पहले के बारे में। पहले क्या हुआ, पानी आया कहां से, भूकंप की बात कितनी सही है और चीन ने क्या वाकई देर लगाई नेपाल को चेतावनी देने में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। आज लाखों लोग हर दिन अपनी ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अक्सर सही तरीका नहीं जानते। और यहीं आता है एक नाम, कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेद, जिसने 11 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना डायबिक केयर जूस तैयार किया है, जो ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए बनाया गया है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में पाया गया है कि इसके नियमित इस्तेमाल करने पर फास्टिंग ब्लड शुगर में लगभग 20%, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर में लगभग 40% और HbA1c में लगभग 15.8% की कमी देखी गई। 10 लाख से ज्यादा लोग इस पर भरोसा जता चुके हैं। डायबिटीज के साथ जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और रोज की सही आदतें इसे बेहतर मैनेज करने में मदद करती हैं। ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वापस लौटते हैं मुद्दे पर। शुरुआत उसी सवाल से करते हैं कि क्या इस बाढ़ के तिब्बत से शुरू होते वक्त चीन को सैटेलाइट से चेतावनी मिल गई थी, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ICIMOD माने इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और नेपाल के हाइड्रोलॉजी विभाग ने कहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बाढ़ तिब्बत में रासुआगढ़ी से 36 किलोमीटर ऊपर और 5150 मीटर की ऊंचाई पर एक सुप्राग्लेशियल झील, ग्लेशियर के ऊपर बनी झील से कहते हैं, उसके खाली होने से आई थी। झील का आकार बाढ़ से पहले 0.75 वर्ग किलोमीटर था, जो बाद में घटकर 0.61 वर्ग किलोमीटर रह गया, जिससे पता चलता है कि झील अचानक फटी थी। USGS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कल देर रात भी साफ किया कि 26 अगस्त को सुबह 8:37 बजे रिकॉर्ड किया गया सिस्मिक सिग्नल भी एक, जिसे पहले 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया गया था, मगर असल में यह भूकंप नहीं था, बल्कि ग्लेशियर के गिरने और मलबे के बहाव की घटना थी, जिसके कारण नीचे की तरफ भारी तबाही मची। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA का कहना है कि 17,060 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और चट्टान का एवलांच हिमस्खलन हुआ, जिसने लेंडे खोला नदी का रास्ता रोक दिया और फिर फट गया, जिससे ग्लेशियर वाली बाढ़ आई और बर्फ, चट्टान और मलबा भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में बह गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की तिब्बत पर सैटेलाइट से कड़ी नजर रहती है। अपने गाओफिन और याओगन सैटेलाइट सिस्टम के जरिए चीन हिमालय के ग्लेशियरों की लगातार निगरानी करता रहता है। और जैसा इस केस में जो एक सुप्राग्लेशियल झील फटी, तो माना जाता है कि ऐसी झीलें बदलती रहती हैं। फटने से पहले वे पिघले हुए पानी के तालाब के तौर पर फैलती हैं। नेपाल के अनुसार जो झील फटी उस पर पहले ध्यान नहीं गया था, लेकिन हाई रेजोल्यूशन फोटो जो चीनी तस्वीरें हैं उसमें ये बात दिखनी चाहिए थी, ऐसा उनका दावा है। भारत, चीन और नेपाल चीन के बीच पानी से जुड़े समझौतों MOU का हिस्सा होने के बावजूद नेपाल का कहना है कि उसे तिब्बत की तरफ से पानी के स्तर में बढ़ोतरी या झील फटने के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली। दोनों तरफ के मौसम केंद्रों ने सिर्फ हल्की बारिश दर्ज की, यानी ये बारिश की वजह से आई बाढ़ नहीं थी। 13 महीनों में ये ऐसी दूसरी घटना है। 8 जुलाई 2025 को तिब्बत में इसी तरीके की सुप्राग्लेशियल झील फटने की घटना में फ्रेंडशिप
ब्रिज बह गया था और 9 लोगों की मौत उस वक्त भी हो गई थी। ये घटना भी बिना किसी चेतावनी के हुई थी। ऐसे में फिर वही सवाल आता है कि क्या चीन को पता था इसके बारे में? एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी असली वजह का पता लगाना जरूरी है। पहली नजर में प्रकृति को दोष देना आसान लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा? शक की कुछ और वजह हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। चीन भारत चीन बॉर्डर और नेपाल तिब्बत बॉर्डर दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। शायद इन निर्माण कार्यों में उस इलाके के नाजुक इकोसिस्टम, इकोलॉजी और भौगोलिक बनावट पर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे भी दावे हैं। चीन के सैटेलाइट्स का नेटवर्क मौसम की जानकारी, रणनीतिक जानकारी और मिलिट्री कामों के लिए बहुत फैला हुआ है। ये बात सबको पता है कि चीन भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार नजर भी रखता है। तो अगर ऐसा है तो उनके पास मौसम वाली सैटेलाइट्स भी हैं जो इन इलाकों पर नजर रख रही होंगी। क्या उन्होंने इस पर नजर रखी जो घटना हुई? जानकारों का दावा है कि हालात से जुड़े सबूत बताते हैं कि उन्हें कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो फिर उन्होंने नेपाल को क्यों नहीं बताया, ये सवाल उठ रहा है। चीन ने नेपाल को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे जानकारी दी, जबकि ये घटना सुबह 8:30 से 9:15 के बीच हुई थी, यानी करीब 4 घंटे बाद चीन ने नेपाल को इस बारे में बताया। कई जगह तो जब स्थानीय लोगों ने बताया तब जाकर नेपाली अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। नेपाल की मीडिया के मुताबिक इसीलिए चीन की भूमिका निश्चित रूप से संदिग्ध मानी जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 के फैलने के समय हुआ था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अब बीजिंग से विस्तृत रिपोर्ट और पिछले 1 हफ्ते के दौरान गाइरोंग इलाके के लिए प्लैनेट लैब्स और सेंटिनल सैटेलाइट डेटा की औपचारिक रूप से मांग भी की है। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि उसने अपनी तरफ से बचाव कार्य के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और वो तालमेल बिठा रहा है। माने देखा जाए तो चीन ऐसे किसी भी दावे से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर जो सैटेलाइट डेटा चीन से नेपाल ने मांगा है, क्या वो डेटा चीन उपलब्ध करवाएगा? और अगर करवाएगा तो उसमें क्या निकलता है, ये सामने आने के बाद ही चीन की भूमिका पर तस्वीर साफ हो पाएगी। हम भी नजर रखेंगे, जो आएगा आपको बताएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, चीन के रोल के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।